हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6-12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास हिस्ट्री का 8 चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के। पढ़ेंगे 8 क्लास हिस्ट्री का 8 चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक का सफर। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स एवरीवन सरसरी निगाह से थोड़ा समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बताया और किसके लिए हम लोग को पढ़ना है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये चैप्टर क्यों हम लोग को पढ़नी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। उसके बाद एनसीईआरटी को पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, संगठन बनाए और बड़े बड़े आंदोलन किए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किसानों का संघर्ष, आदिवासियों की लड़ाई और हमारे देश के नायकों की बहादुरी। फिर हम लोग देखेंगे अंग्रेजों ने, हमने पहले पढ़ चुका है एवरीवन, ठीक है, उसको हम लोगों ने पहले क्या पढ़ चुका है, अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया, उन्होंने कौन कौन से नए कानून और प्रशासनिक बदलाव किए और किसानों और आदिवासियों के जीवन में क्या बदलाव आया और शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेजी पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोड़ी। तो ये तस्वीर उस जुनून हिम्मत की मिसाल है जो हमारे देशवासियों ने दिखाई थी। देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, ये आंसू गैस मतलब ये गोले छोड़े गए थे आंसू गैस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी की अहम रोल थी उसमें। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आजादी का ज्वाला बुझ ही नहीं पाया, वो आगे बढ़ता चला गया। अच्छा एवरीवन, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और इसका मुख्य नारा क्या था? प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। ओके, और एवरीवन ऐसे ही सिंपल और सरल भाषा में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज शेयर भी करना, ताकि और किसी का भी लाभ हो सके। ठीक है, फ्री में कंटेंट आपको मिल रही है, फ्री में पढ़ने में क्या जाता है एवरीवन, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं देखते हैं। भारत भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिकरण, नए कानून को प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद और जाति व्यवस्था की चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, और हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा, इसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट है? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्गों क्यों असंतुष्ट है, इसके बारे में पूछ रहा है एनसीईआरटी, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, यह देश क्या है। इसके लिए इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यह है कि जनता भारत में यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन की सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों वो यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इससे ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे।
पूर्ण सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी भागों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों के ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया और जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीय एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था और 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एवं सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर A.O. होम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अब पढ़ते हैं कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार लिखा। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकाल्पनिक रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत की कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदाय की संस्था है। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की ओर ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं और इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सही बात, जरूरी भी थी। शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में है और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गौरव अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग की जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे पर उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबत के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए।
इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गीयों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धति के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरम पत्तियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों में महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय कर्जर ने बंगाल का विभाजन कर दिया और उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था? इससे इसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों से अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना। इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को आलमबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनमें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इस राजनेता में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया और 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। और एवरीवन, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट जन राष्ट्रवाद का उदय से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आ रही है तो एवरीवन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो। तो एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।